भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस मंच पर विराजमान अलसम्यक पार्टी के संस्थापक बड़े भाई टी प्रसाद जी, प्रयागराज के जिलाध्यक्ष संजय कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यवली सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव रामनारायण मौर्य जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल दास गुप्ता जी, प्रांतीय महासचिव संगठन स्वामी मंगलानंद जी महाराज, प्रांतीय महासचिव के सागी जी, प्रांतीय महासचिव विनोद कुमार जी, जिलाध्यक्ष वाराणसी राजन गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष कौशाम्बी लक्ष्मण कुशवाहा जी, जिलाध्यक्ष यमुनापार प्रोफेसर रमाकांत कुशवाहा जी, हमारे हरदोई से चल करके आए ठेकेदार साहब और कुशीनगर से चल के आए गुलाब कुशवाहा जी, भदोही से चल करके आए प्रधान जी, महिला मंच की जिलाध्यक्ष शिल्पी सिंह जी और जिला उपाध्यक्ष मधु कुशवाहा जी और हमारी महिला बहने, सभी हम उम्र साथियों, बुजुर्ग, बड़ी देर से हमारे वक्ताओं के विचारों को आप सुन रहे थे। हम भी आपसे चर्चा करेंगे, मन की बात करेंगे। ऐसा हमारे पीएम जी कहते हैं कि हम मन की बात करेंगे, हम मन की बात करेंगे आपसे। आप लोग सोचते होंगे, कुछ लोग नए लोग आए हैं, ये सम्यक पार्टी है क्या? 3000 से ज्यादा तो पार्टियां पिछड़े दलितों में बन चुकी हैं, ये नई पार्टी सम्यक पार्टी, तो इस पर चर्चा करेंगे। फिर आपको करना क्या है उस पर चर्चा करेंगे, फिर करते क्या है आप उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी ये सम्यक पार्टी न जातिवाद की है, न परिवारवाद की पार्टी है, न वंशवाद की पार्टी है, न किसी धर्म को मानती है। धर्म एक धर्म, हमारे पास केवल मानव धर्म है। चाहे जिस धर्म को मानते हो, चाहे जिस संप्रदाय को मानते हो, चाहे जिस गुरु महात्मा के चरणों में जाकर के अपना नतमस्तक होते हो, आप अपना करते रहो। लेकिन राजनीतिक विचारधारा इस देश के 90% लोगों की एक होनी चाहिए। खोया हुआ जो राजपाट है उसे वापस लेना है, इसलिए राजनीतिक परिवर्तन करना है। जब तक राजनीतिक परिवर्तन इस देश में नहीं होगा, तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं शुरू हो सकता है, तब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। और इन वंशवाद, जातिवाद और धर्मवाद की पार्टियों में रह करके कभी भी आप राजनीतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कभी भी इस 90% के लोगों को हक और सम्मान नहीं दिला सकते हैं। तो इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, यह देश 15 अगस्त 1947 से पहले गुलाम, इसका गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था। उससे पहले मुगलों का गुलाम था, उससे पहले यमन आए, हुंड आए, आर्य आए, लेकिन किसी को भगाने का काम नहीं किया गया। भगाने का काम किसको किया गया? अंग्रेजों को किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इस देश के 90% लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, क्योंकि अंग्रेज इस देश के 90% लोगों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। क्यों भगाने का काम किया गया? कि इस देश के 90% महिलाओं को अधिकार देने का काम अंग्रेज ने किया, इसलिए इस देश के काले अंग्रेजों ने गोरे अंग्रेजों को भगाने की एक मुहिम छेड़ दी और इस 90% लोगों को भगाने का काम किया कि अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना रखा है। जबकि जब अंग्रेजों का शासन था, इस देश का 90% स्वतंत्र रूप से अपने हक अधिकार को आराम से
लेकर के अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा था, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन इन काले अंग्रेजों ने पाका करके हमारे महापुरुषों को, हमारे नौजवानों को आजादी की लड़ाई में ढकेल दिया और हमारे महापुरुष, हमारे नौजवान खून की होलियां खेल करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया और जब देश आजाद हुआ तो इस देश को 565 राजा जो थे उसमें से 385 राजा कांग्रेस पार्टी में जुड़ करके सांसद विधायक बन करके इस देश की व्यवस्था को चलाने लगे और इस देश के 90% लोगों को गुलाम बनाने का काम शुरू कर दिया। देश लोकतांत्रिक है, पार्टी भी लोकतांत्रिक होनी चाहिए। इस देश में रहने वाले लोगों को हक अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? सबसे बड़ी पार्टी इस देश की कांग्रेस पार्टी थी, 40 साल तक शासन किया, ऐसा सुना भी होगा। तमाम नेता लोग बोलते भी हैं और इस समय वर्तमान समय में जिसकी प्रदेश और देश में सरकार है वो तो जम करके कोई भी प्रश्न उनसे पूछिए, कोई भी समस्या के बारे में अगर उनसे प्रश्न करिए तो सीधे वो राहुल बाबा की नाम ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम ले लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 3 सेल बनाए थे, याद रखिएगा बड़े ध्यान से, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 3 सेल था। कौन कौन सा था? अल्पसंख्यक सेल, पिछड़ा सेल, दलित सेल। अब तीनों एक टार्च होती है, गांव देहात में रहने वाले लोग, शहर में भी रहने वाले लोग जानते होंगे, एक 3 सेल की टार्च आती थी। वो रोशनी कब देती थी? जब बटन दबती थी तब, यानी बटन आपके हाथ में है तो आपके सामने रोशनी देगी, शिव प्रसाद विश्वकर्मा के सामने रोशनी नहीं देगी। ऐसे 3 सेल उन्होंने बनाया और बटन अपने हाथ में रखा, यानी गांधी के 3 बंदर बना करके रख दिया। आपको गांधी के 3 बंदरों की कहानी आप जानते ही नहीं, पढ़े लिखे होंगे, किताबों में भी था, कक्षा 3 में पढ़ाया जाता था। गांधी का एक बंदर मुंह बंद करता था, गांधी का एक बंदर आंख बंद करता है, गांधी का एक बंदर कान बंद करता है, गांधी का बंदर जो पहला वाला मुंह बंद करता है वो पिछड़े समाज के लोग हैं। सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बना दिया, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं बनने दिया। और कहा कि जाओ अपने समाज का वोट लेकर के आओ, पिछड़े समाज का वोट लेकर के आओ और मेरी झोली में डाल दो, मेरा बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा और वहां से जो आशा की किरण चलेगी वो सवर्ण समाज के लोगों के बीच में जाएगी, तुम्हारे पास नहीं जाएगी। और तुम्हारे लोगों का अगर अपमान होगा, उनके बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लुटेगी तो तुम मुंह बंद रखना, बोलना मत। आज भी देख लो इतना न्याय हो रहा, पिछड़े समाज के इतने सांसद जीत करके गए, कोई बोल रहा है क्या? कभी नहीं बोलेगा। तो गांधी का पहला बंदर और गांधी का दूसरा बंदर जो आंख बंद करता है वो अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति है, यानी मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध। लुट जाए बहन बेटियों की इज्जत और आबरू, दंगे हो जाए, इनके ऐतिहासिक स्थलों को तोड़ दिया जाए, इनके ऐतिहासिक स्थलों पे दंगा कर दिया जाए, जैसा कि अभी संकिसा में हुआ। लेकिन इनका नेता आंख बंद रखेगा, कभी नहीं देखेगा उधर। सांसद विधायक तो बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, राज्य मंत्री बन जाएगा, लेकिन कभी भी अपने समाज के भले की बात नहीं करेगा। तीसरा बंदर है जो कान में डाल देता है उंगली, वो दलित समाज का बंदर है। विधायक सांसद बने, वो प्रधानमंत्री तक बन गए बाबू जगजीवन राम जी, लेकिन आए दिन उनके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती रही, आए दिन उनको अपमानित किया जाता रहा, आए दिन उनके बेटों को जेल की सड़कों में डाला जाता रहा, लेकिन कभी भी दलित समाज का कोई नेता बोलने का काम नहीं किया, सुनने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों, ये कांग्रेस की नीति रही है। आजाद भारत में इस 90% लोगों को गुलामों जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया और आज कहते हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें 90% लोगों को हक और सम्मान मिलेगा। लेकिन देख लीजिए
इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, और राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी। अब आप लोग तो शहर में रहते हैं, देहात वाले तो शायद नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, लेकिन एक बार जब पहली बार सोनिया गांधी को लड़का पैदा हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने कहा था कि गांधी परिवार में अगला प्रधानमंत्री पैदा हो गया है। इस समय सबसे अगुआ बना करके उन्हीं को चल रहे हैं, आपका वोट मांगने के लिए आपके गली कुत्ते में दौड़ रही है। क्या कारण है कि आपके पास आ रहे ये पूंजीपति लोग? इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी की नीयत रही है, 40 साल तक शासन किया, जो कुछ था वो आपका लूट लिया, जो कुछ इतिहास था आपका इतिहास दबा लिया गया। अशोक को महान कहना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य को महान कहना चाहिए, तो सिकंदर को महान कहा गया। राणा प्रताप को महान कहना चाहिए तो अकबर को महान कहा गया। सारे इतिहास आपके छिपाए गए, और वह कौन? ये 90% लोग आजाद भारत में जो गुलाम जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये अपना इतिहास नहीं जानते। और जिस दिन इतिहास जान जाएंगे, जिस दिन अपने महापुरुष के बारे में जान जाएंगे, ये गुलामी की जंजीर को तोड़ करके राज सत्ता पर कब्जा कर लेंगे और लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके एक ऐसी व्यवस्था कराएंगे जो 90% लोगों के चेहरे पे खुशहाली होगी, 90% लोगों के बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित होगी, और स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हमारा खोया हुआ राजपाट मिल गया और हमारा बेटा लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके शासन कर रहा है। और नहीं तो साथियों, ये पार्टियों में चिल्लाते रहिए, इन पार्टियों में नारे लगाते रहिए, कभी भी हटने वाली पार्टियां नहीं है। ये एक ही परिवार में सीमित रह जाएगी। उदाहरण के तौर पे आप देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं। पिछड़ों की एक पार्टी है, पिछड़ों की एक पार्टी है, समस्त पिछड़े समाज के लोग लग करके उस पार्टी को सरकार में लाए। मुलायम सिंह जी को नेता मान लिया। मुलायम सिंह का जब हाथ पैर नहीं चला तो उन्होंने अपने बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। क्या इलाहाबाद का यादव योग्य नहीं था? क्या बनारस का यादव योग्य नहीं था? क्या गोरखपुर का यादव योग्य नहीं था? क्या मैनपुरी का दूसरा यादव योग्य नहीं था? लेकिन नहीं, उनका हाथ पैर जब काम नहीं किया तो बेटे को बना दिया, और बेटे का जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तब अपने बेटे अर्जुन यादव को बना देंगे और कहेंगे कि हम समाजवाद की बात करते हैं, हम पिछड़े समाज की बात करते हैं, हम पिछड़ों को हक और सम्मान देने की बात करते हैं। लालीपाप की तरह एक एमएलसी दे देंगे, या एक विधायक बना देंगे, या एक मंत्री बना देंगे, एक राज्य मंत्री बना देंगे, लेकिन कभी भी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपका अधिकार मिलने वाला नहीं है। ऐसी पार्टी से आप अपना निजात ले लीजिए। अब ऐसी पार्टी को आप त्याग पत्र दीजिए। ऐसी पार्टी कभी भी आपका भला करने वाली नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था हमने, 1 बार रक्षा मंत्री भी बनाया, लेकिन वही गरीबी, वही बदहाली, वही लाचारी, वही गुंडई, सब कुछ आप झेलते रहे। आपके पढ़े लिखे नौजवान बेटे आवारा की तरह रोड पर घूमते रहे, लफंगों का जीवन व्यतीत करते रहे, और गुंडा एक्ट में जेल जाते रहे। कभी भी आपका भला होने वाला नहीं। दूसरी पार्टी है, एक बार हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, 89 की बात है, उस समय एक मिशन आया था, एक आंदोलन चला था। 5 से DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी बनी थी, और 89 में यहाँ इलाहाबाद का उपचुनाव था। शायद जानते होंगे, पीपी सिंह का वसाता हुआ चुनाव चिन्ह था, वो जीते थे चुनाव, लेकिन उन्हीं के साथ एक चुनाव लड़ रहे थे जिनको हम लोग मसीहा कहते हैं, जिनको हम अपना राजनैतिक गुरु भी मानते हैं। उनके साथ साइकिल भी चलाए थे, उनको चुनाव लड़ाया गया। उन्होंने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन धरा का धरा रह गया वो नारा। और भी नारा लगाया था उन्होंने कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। फिर उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गई हमारी बहन जी, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जहां थी, वहां फिर उन्होंने भी
जातिवाद और परिवारवाद में लाकर के उस पार्टी को पटक दिया। आज अपना संरक्षक उन्होंने अपने भतीजे को बना दिया। आप देख लीजिए, विधानसभा अध्यक्ष होगा तो बहन जी की बिरादरी का होगा, जिला अध्यक्ष होगा तो बहन जी की बिरादरी का होगा, प्रदेश अध्यक्ष होगा तो बहन जी की बिरादरी का होगा, प्रदेश कोऑर्डिनेटर होगा तो बहन जी की बिरादरी का होगा। खुदा न खास्ता कहीं से टिकट लेकर के अगर आप विधायक बन गए तो आपका सचिव बहन जी की बिरादरी का होगा। अगर उनकी सरकार बन गई, आप मंत्री बन गए तो आपका निजी सचिव जो होगा बहन जी की बिरादरी का होगा। अगर थोड़ा सा भी गलत आप बोलने का काम किया तो आपको पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए उसको पार्टी में समझिए, एक तो कंपनी है, उसमें नौकरी करने वाले लोग जाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी पार्टी से भी निजात ले लीजिए। और इस समय तो ये सबसे बड़ी पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है, इसमें लोकतंत्र है, संगठन में लोकतंत्र है। 3 साल का अध्यक्ष होता है इनके, बदलते रहते हैं, लेकिन 2 ही में, 2 व्यक्तियों में होता है। कभी सिंह साहब हो जाएंगे तो कभी पंडित जी हो जाएंगे। बाकी के जितने भी पद हैं, बाकी के जितने पद हैं, मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य और अल्पसंख्यक मोर्चा, दलित मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, इसमें आपको पदाधिकारी बना दिया जाएगा, लेकिन मेन पद पे आपको नहीं बैठाया जाएगा। अगर मेन पद पर आप बैठ जाएंगे, हो सकता है इनकी कुर्सी छीन ले। इसलिए ये कभी भी आपका भला करने वाले नहीं है। उनके बारे में तो हमारे विनोद कुमार जी ने बहुत कुछ बता दिया कि सब कुछ बेच दिया इन्होंने, इस देश को बेच दिया। यह देश गुलाम होने जा रहा है 90% के लोगों। इसलिए एकजुट हो जाओ और सम्यक पार्टी में आकर के सदस्य बनो। और आज नहीं तो कल, हम ये नहीं कहते हैं कि 2022 में हम सरकार बनाएंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि 2024 में हम केंद्र की सरकार बनाएंगे, लेकिन हम 2027 के लिए वादा करके आपसे जाते हैं कि 2027 में पहले तो मेरी सरकार बनेगी, सम्यक पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं जो भी सरकार बनेगी सम्यक पार्टी के बिना नहीं बन सकती है। हम पहले प्रदेश में अपना झंडा गाड़ेंगे, उसके बाद 2032 में हम केंद्र में झंडा गाड़ करके आपको 90% लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि सम्यक पार्टी इस देश की संपूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें न जातिवाद है, न वंशवाद है, न धर्मवाद है, न संप्रदायवाद है, यह मानववाद है। मानवता को लेकर के चलती है और इस देश में रहने वाले समस्त मानव को एक निगाह से देखती है और सबके हक और अधिकार की बात करती है। तब लखनऊ और दिल्ली से जो आशा की किरण चलेगी वो आपके दरवाजे तक आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी और आप गर्व से कहेंगे कि हमारा बेटा लखनऊ की कुर्सी पर बैठ के शासन कर रहा है, हमारा बेटा दिल्ली की कुर्सी पर बैठ कर शासन कर रहा है। साथियों, इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आ रहा है चुनाव, तमाम नेता देख रहे हैं, तमाम पार्टी के लोग, कोई किसान यात्रा निकाल रहा है, कोई संकल्प यात्रा निकाल रहा है, कोई रथ यात्रा निकाल रहा है, कोई पिछड़ा सम्मेलन कर रहा है, कोई भाईचारा सम्मेलन कर रहा है। आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि एसी में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले लोग, आज इनकी बहन बेटियां भी, आज ये लोग गांव में घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं। अगर आपकी बूढ़ी माँ पैर में गोबर लगाया है तो उसका भी पैर छू ले रहे हैं कि माता जी आशीर्वाद दो, हम विधायक बन के जा तो तोहर पेंशन बनवा दे, तोहर कॉलोनी दे दे, तोहरे बेटवा को नौकरी दे दे, तोहरे गांव में सड़क पहुंचा दे, तोहरे गांव में बिजली पहुंचा दे, आपके यहाँ नहर का पानी पहुंचा देंगे। इस तरह के तमाम वादे किए जा रहे हैं। इसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे कि कौन सी ताकत है आपके पास। ये बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े ताकतवर लोग आपकी गलियों में घूम रहे हैं। इस समय रथ यात्रा चला रहे हैं तो संकल्प यात्रा चला रहे हैं। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास वो ताकत है जिस ताकत के लिए वो आपके बीच में जा रहे हैं। मैं उदाहरण बता रहा हूं, इस देश में 562 राजा थे। लोग कहते हैं राजा ताकतवर होता है, लेकिन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान के बेटे थे। आपके एक वोट से ये सांसद बनकर के आए और देश की
की उच्च दूसरे नंबर की कुर्सी पर विराजमान हुए, यानी गृह मंत्री बने। 562 राजाओं को लतिया जुतिया करके भारत की संघीय व्यवस्था में विलीन कर दिया और समस्त रानियों का ऑपरेशन कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, अब राजा पैदा होगा तो बैलेट बॉक्स ईवीएम मशीन से पैदा होगा। ये आपके वोट में ताकत है। दूसरी ताकत मैं आपको बता रहा हूं आपके वोट की क्या है। दूसरी ताकत है तमाम पूंजीपति इस देश में बैंक चलाया करते थे। आप लोग सोचते होंगे कि जिसके पास पैसा होगा, अभी हम कुछ लोगों ने कहा भी, एक हमारे वक्ता भी ने, जिसके पास पैसा होगा वही राजनीति करेगा। तमाम पूंजीपति बैंक चलाते थे, चाहते थे वो सांसद विधायक बनते, लेकिन आपके वोट से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक छोटे से कागज पे साइन किया, सारी बैंकें राष्ट्रीयकृत हो गई, पूंजीपति चिल्लाता रह गया। तो पूंजीपति ताकतवर है कि आपका वोट ताकतवर? इसलिए आपके बीच में ये गली कूचे में घूम रहे हैं इस समय, इनसे सावधान हो जाइए। ये सब दरिंदे काले अंग्रेज हैं, ये कभी भी आपका भला करने वाले नहीं हैं। आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में जब जाता है तो सहर्ष उसको उठा लीजिएगा, कभी भी उसका गाड़ी घोड़ा मत देखिएगा, कभी भी उसका झंडा बैनर मत देखिएगा। ये देखिएगा कि किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, इस 90% समाज का बेटा है, और उसको उठाने का काम करिएगा, उसे लखनऊ दिल्ली की कुर्सी पर भेजने का काम करिएगा साथियों, तब आपका भला हो सकता है। तीसरा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, हमारे विश्वकर्मा जी सनातन सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेक पद इनको नहीं मिला। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते तो आज हम इनकी अगवानी करने के लिए प्रतापपुर पहुंच गए होते, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको नहीं बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और वो पद तब तक उनके पास रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब तक वो जीवित रहेंगे, और ये उपाध्यक्ष तब तक रहेंगे जब तक ये जीवित रहेंगे। कभी भी इनके हाथ में बागडोर नहीं दी जाएगी। लेकिन मैं इनसे कहता हूं, यह अरविंद विश्वकर्मा जी और डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा के साथ जुड़ो, राष्ट्र की राजनीति करवाता हूं आपसे, और आप पूरे राष्ट्र में घूमे। चुनाव लड़ने की बात नहीं है। शिव प्रसाद विश्वकर्मा लालच नहीं दे रहा है कि आपको हम विधायक बना देंगे। अरे आप वो विचारधारा को लेकर के चलो जो पूरे देश में जाए, और मरने के बाद आपके बारे में लिखा जाए, और आप कुछ लिख करके जाओ, लोग जिंदगी भर ताउम्र आपको याद करें। विधायक और सांसद बनने की जरूरत नहीं है। शिव प्रसाद विश्वकर्मा का आज 28 साल का राजनीतिक करियर है। 2017 में अपना दाई ओढ़ करके विधायक हो जाता है, लेकिन मेरा टिकट काटा गया। उसी दिन मेरे दिमाग में आया कि अब ऐसी विचारधारा को लेकर के चलूंगा कि मरने के बाद लोग शिव प्रसाद विश्वकर्मा की फोटो अपने घर में लगाएंगे और जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, और शिव प्रसाद विश्वकर्मा अमर रहे का नारा लगाएंगे। ऐसी विचारधारा को लेकर के चला हूं। बहुत समय जरूर लग जाएगा, लेकिन इस 90% लोगों को लखनऊ और दिल्ली की कुर्सी पर बिठा करके तब दबलूंगा साथियों। इसलिए इन पार्टियों से सावधान। तीसरी आपकी विचारधारा को मैं बता रहा हूं, आपके पास कौन सी ताकत है। हम सब, कोई सनातन धर्म मानता है, कोई वैदिक धर्म मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है। हिंदू धर्म वाले, सनातन धर्म वाले, वैदिक धर्म वाले 33 कोटि देवता, 88,000 ऋषि की बात करते हैं, और 9 दुर्गा की बात करते हैं, और तमाम देवियों की बात करते हैं। 1992 में मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, जो आपके वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया, जहां आज मंदिर बन रहा है। सम्मान की बात है, मंदिर बन जाए, भव्य मंदिर बने, हम सब लोग वहां चल करके पर्यटन स्थल होगा, घूमेंगे, टहलेंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, ये तो बड़ी बात है। लेकिन राम मंदिर न्यास के महंत को मुलायम सिंह यादव ने उठा करके जेल में डाल दिया। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 दुर्गा, तमाम और देवियां मंत्र मारती रह गई। 6 महीने तक ताला नहीं खुला। वो ताकत है आपके वोट में। इसलिए मेरे भाइयों, अपने वोट की कीमत को पहचानो। साड़ी साया ब्लाउज, दारू कम्बल में न दो, और जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर कभी भी अपने वोट का प्रयोग मत करो। अपने वोट का प्रयोग मानवता के नाते, अपने 90%
कि भाई को दे करके लखनऊ की कुर्सी पर भेजने का काम करें साथियों, तब आपका भला होगा। और यह सम्यक पार्टी में एक ऐसी विचारधारा कि हर 3 वर्ष के बाद बूथ से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक 3 वर्ष के बाद सहर्ष अपने पद से त्याग पत्र देगा और अदर जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, अदर प्रांत का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इसी तरह से प्रदेश में होगा, इसी तरह से जिले में होगा, इसी तरह से मंडल में होगा, इसी तरह से बूथ में होगा कि अदर जाति का 3 साल के बाद होगा। और 3 साल के बाद जैसे मैं शिव प्रसाद विश्वकर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, 17 जून 2024 में मेरा कार्यकाल समाप्त होगा। मेरे हटने के बाद मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस पार्टी का पदाधिकारी नहीं होगा, सदस्य रहेगा। 3 साल के बाद वह बूथ से शुरू करेगा और राष्ट्र तक पहुंचने का काम करेगा। ये हमारे सम्यक पार्टी की विचारधारा है, इसको हम बाखूबी निभा रहे हैं। आज से 3 साल पहले यह पार्टी हमारी बनाई गई। दो जून 2018 और चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन हुआ हमारा 5/2/2018। जैसे हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त हुआ, उन्होंने राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया और राष्ट्रीय अधिवेशन बुला करके मैं तो एक किनारे बैठा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था कि डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ने वाला है। जैसे इनाम की घोषणा होती है कि डॉक्टर शिव प्रसाद विश्वकर्मा को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, मैं सख्ते में आ गया। मैं तो सोचा भी नहीं था, लेकिन आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो मेरे साथियों, ये मत सोच लेना यहाँ 10 लोग 50 लोग बैठे हुए हैं, ये पार्टी बहुत छोटी सी है। आप चले जाओ हरियाणा में मेरा संगठन देख लेना, चले जाओ दिल्ली में मेरा संगठन देख लेना, चले जाओ पंजाब में मेरा संगठन देख लेना, 18 जिले में, चले जाओ 53 जिलों में, बिहार में मेरा संगठन देख लेना, चले जाओ झारखंड में सम्यक पार्टी का संगठन देख लेना। और अभी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में हमने संगठन खड़ा करके वापस आया हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। और इस उत्तर प्रदेश के 65 जिलों में हमारा संगठन तैयार हो चुका है। अभी पिछले 22 तारीख को हमारे अध्यक्ष जी हैं, मैंने 125 कैंडिडेटों की सूची जारी कर दिया है। दूसरी सूची 28 नवंबर को जारी करूंगा। और 403 विधानसभा है, 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। क्यों लड़ाऊंगा? इसलिए कि रजिस्ट्रेशन हुआ है चुनाव आयोग में, तो चुनाव आएगा तो भाई लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ते हैं तो चुनाव आयोग पूछेगा भाई आप पार्टी बनाए, चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसलिए चुनाव अगर 10 दिन पर भी आएगा तब भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव लड़ना हमारा एक ध्येय नहीं है। हमारा संगठन मजबूत हो तो हम 2027 में इस प्रदेश में सरकार बना करके दिखा देंगे और 2032 में केंद्र की सरकार बना करके आपको दिखा देंगे कि 90% लोग अपने को वापस लेकर के अब पिछड़ों का बेटा, दलितों का बेटा, अल्पसंख्यक समाज का बेटा देश और प्रदेश की कुर्सी पर बैठ करके शासन कर रहा है। साथियों, इसलिए बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, क्योंकि शहर के लोग हैं, आप लोग अभी चल रही है, बहुत से ज्यादा लोग चले भी गए। इसीलिए मैंने कहा कि भाई जल्दी से बुलवा दिया जाए। तो हमारी पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, कोई धर्मवाद नहीं है, कोई संप्रदायवाद नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है। इसलिए साथियों, जो भी जहां भी जैसे भी हैं, इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और उसको सम्यक पार्टी का सदस्य बना करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सम्यक, नमो बुद्धाय।